अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अक्सा रोशन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ अनफिल्टर्ड विद अक्सा। एंड आज का एपिसोड इज समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि इस एपिसोड में मैं अपनी उस दोस्त के साथ बैठी हुई हूँ जिसके साथ मैंने कोचिंग में एक साथ बैठी हूँ, मैं जिसके साथ मैं कॉलेज में भी बैठी हूँ, और अब मैं इस स्टेज पर अभी उसके साथ बैठी हुई हूँ जहाँ पर आई एम गोना शेयर दैट पार्ट ऑफ हर लाइफ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। सो सबसे पहले हम लोग वेलकम करते हैं फातिमा को। बहुत शुक्रिया। सो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह। बिल्कुल। सो फातिमा को आज यहाँ पर बुलाने का जो मेरा मकसद है वो मैं आपको इनके छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद बताऊंगी, ठीक है? सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फातिमा कौन है। ओके तो जैसे कि आप लोगों को नाम पता चल गया है, मेरा नाम फातिमा है और छोटे से इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं कराची शहर में रहने वाली एक बहुत ही आम सी लड़की हूँ। एक नॉर्मल सी आम सी फैमिली से ताल्लुक है और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, अपने फाइनल ईयर में हूँ इस वक्त। और इसके अलावा अपने बारे में क्या बताना है मुझे? वो मैं बताऊंगी। अच्छा जी, तो तारुफ के लिए इतना काफी है? बिल्कुल, इतना काफी है। ठीक है। जैसे कि फातिमा ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, लेकिन यहाँ पर आज वो इन सारे इंट्रोडक्शन के हवाले से नहीं बैठी हुई। आज वो यहाँ पर जिस इंट्रोडक्शन या जिस बेसिस पर बैठी हुई हैं वो एक छोटी सी चीज थी जो मैं आपकी इजाजत से वो सीन इन लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहना है? प्लीज प्लीज। सो मतलब कुछ बहुत दिनों पहले की बात नहीं है। इट वॉज लाइक कि मैं, फातिमा और मेरी अम्मी जो है, हम लोग एक आई थिंक सो वही होटल आलमगीर हम लोग आलमगीर होटल पे बैठे हुए थे, पराठे और चाय कॉफी वगैरह चल रही थी हमारी। तो उसमें अच्छा, जब अम्मी के साथ मेरी कोई भी दोस्त मिलती है ना तो दे जस्ट किक आउट ऑफ मी, मुझे ना बाहर फेंक देते हैं लोग, ठीक है? ये लोग तो मुझे जानते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि अगर अक्सर से ज्यादा उसकी अम्मी के साथ हमें मजा आ रहा होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, आई एम एक्सेप्टिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके गाइस, सो व्हाटएवर, उस वक्त भी ये दोनों लगे हुए और मैं अपने खाने में मगन। और मुझे ना सिर्फ एक सेंटेंस में ना, बस जहाँ पर मैंने खाना रोका और मैंने सिर्फ फातिमा की तरफ देखा, एंड दैट वन स्टेटमेंट वाज कि मे बी मैं अल्फाज आगे पीछे कर रही हूँ और मैंने आकर इससे कंफर्म भी किया था कि यही तुमने बोला था ना। तो उसने कुछ यूँ कहा था कि आंटी मैंने ना 400 से ट्यूशन लेना स्टार्ट किए थे और अब मैं पर वीक 2 आवर्स पढ़ाकर 25,000 PKR अल्हम्दुलिल्लाह कमा रही हूँ। सो दैट वॉज द मतलब स्टेटमेंट जहाँ पर मैंने खाना अपना रोका एंड मैंने यूँ उसको देखा, मैंने फातिमा को देखा, एंड देयर आई गॉट द टॉपिक, क्योंकि आई वॉन्ट टू कवर एवरी वन अराउंड मी सबसे पहले, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। और मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं और मैं उन्हीं से इंस्पायर होती रहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनीवन एल्स। तो जैसे कि आप लोगों को उस एक स्टेटमेंट से पता चल गया होगा कि आज मेरे एपिसोड में, इस एपिसोड में फातिमा यहाँ पर किस हवाले से बैठी हुई है और ये एपिसोड किस बारे में होने वाला है। सो मैंने इसी तरीके से इस एपिसोड का नाम भी रखा है ताकि लोगों को पता चल सके कि व्हाट दिस एपिसोड इज अबाउट एंड व्हाट दे विल नो। और जैसे कि मेरे हर एपिसोड में मैं कोशिश करती हूँ कि ना सिर्फ मैं उनकी इंस्पायरिंग पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, बल्कि उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को उसके थ्रू कोई ना कोई हेल्प, कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो दैट्स व्हाट आई शेयर्ड विद फातिमा कि आप ये इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगे फॉर दोज गर्ल्स। वो चीज़ें अपनी स्टोरी से ये शेयर करेंगी कि हाउ अ गर्ल कैन बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, somehow we can say somehow, not totally again and not in a bad sense as well. Financially independent का मतलब rebellious होना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए to become just confident, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए। बिल्कुल। तो मैंने इस एपिसोड का नाम रखा है फ्रॉम सोसाइटी ट्यूशंस टू अ ग्लोबल क्लासरूम, अ गर्ल्स ट्यूटरिंग जर्नी।
सो फातिमा, अब मैं आपसे चाहती हूँ कि आप दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें इस हवाले से। ठीक है, तो मेरा नाम फातिमा है और मैं जो है वो छोटी थी जब ऑफ कोर्स अब छोटी हुई ये मेरी नजरों में अभी भी छोटी है वैसे। मैं छोटी हूँ भी, मैं छोटी हूँ, मैं छोटी हूँ। अच्छा वो Okay. हो गया। अच्छा, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मतलब मुझे अपना बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड जहाँ से याद है, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने जिंदगी में एक ही चीज की है, जैसे बच्चे बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं, डिफरेंट जगहों में घूमते फिरते रहते हैं, वहां से हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, तो मेरे चाइल्डहुड में मेरा हल्ला गुल्ला भी यही होता था कि मैं होती थी और मुझसे छोटे जितने होते थे, हम मेरा एक ही फेवरेट गेम होता था जो मैं खेलती थी, और वो होता था ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल। आओ सब हम टीचर खेलते। तो मैंने वहां से जो है वो ये चीज की और मुझे लगता था ये चीजें जो मुझे आती है। फिर मैंने जब मैं थोड़ी बड़ी होती गई, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला थोड़ी सी ब्राइट स्टूडेंट भी थी, चीज़ों को जल्दी पिक कर लेती थी, या ये कहना चाहिए कि बाकी बच्चों से पहले पिक कर लेती थी। तो वो उस चीज़ में फिर मुझे मज़ा भी आता था, क्योंकि वो एक अप्रिशिएटिंग पार्ट भी होता था, सब उस चीज़ से अप्रिशिएट भी करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब आप थोड़े से ब्राइट स्टूडेंट होते तो जरा मोहल्ले की जो आंटियाँ होती हैं वो कहती है जरा हमारे बच्चे भी पढ़ा दो, इसको थोड़ा सा पढ़ा दो। मुझे याद है जब मैंने पहले स्टूडेंट पढ़ाना स्टार्ट किया था वो एडमिशन टेस्ट का था, कि उनके पेरेंट्स ने मुझसे ये कहा था कि इसको ना आई थिंक मॉन्टेसरी या केजी में कि एडमिशन करवाना है, आप इसको ना अल्फाबेट्स और कुछ अल्फाबेट्स थे और टेबल्स थे कुछ, वो इसको याद करवा दें। और मैंने वो किया। इस तरह फिर छोटे मोटे बच्चे थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ाती रहती थी। ये मेरे बिल्कुल बचपन की बात हो, मुझे ये नहीं पता था कि ये करियर है या प्रोफेशन है ये। दैट टाइम आप किस एज या किस ग्रेड में थी? मुझे जहाँ तक याद है मैं आई थिंक खुद मॉन्टेसरी में ही थी। मैं खुद भी मॉन्टेसरी में ही थी। मतलब ये मेरे लिए वो जैसे शाम में बच्चे खेलते हैं ना, तो ये मेरे लिए वो खेल होता था कि शाम में मैं खेलूंगी। तो मैं इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मुझे याद है कि मैं शायद 7th या 8th क्लास में थी जब मैंने पैसे लिए थे पहली बार ट्यूशन पढ़ाने के। और नहीं 7-8 में भी नहीं थी, मैं उससे भी छोटी थी। मुझे याद है मैं 10-11 साल की थी, कुछ इसी तरह का टाइम था। तो उस वक्त मेरी जो पहली जो मुझे ट्यूशन फीस मिली थी वो 400 रुपये मिली थी। और अगेन बच्चा जब वो मेरे घर के सामने ही रहता था, सामने वाले फ्लैट में, और उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वो लोग पेरेंट्स अभी नए शिफ्ट हुए थे, तो उनको अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट कराना था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको पढ़ाना स्टार्ट कर दें। बच्चा सब ट्रेसिंग करता था, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मेरी फर्स्ट इस तरह से जो सैलरी थी वो 400 रुपीज़ थी। और उस वक्त मैं उस मकसद से पढ़ाती थी कि पैसे कुछ भी नहीं होते, क्योंकि वो मेरे पास रहते भी नहीं थे। मैं इतनी छोटी थी कि वो मेरे हाथ में नहीं दिए जाने चाहिए थे, तो दिए भी नहीं करते भाई। तो इस तरह स्टार्ट हुआ। फिर उन्हीं का जो है वो बड़ी जो है वो कजन, उनकी जेठानी थी जिनके बच्चे मेरे पास आ रहे थे, उन्होंने फिर अपने बच्चे भेजे। वो बच्चे थोड़े 1 क्लास के 3 क्लास के थे, 2 बच्चे थे, बहन भाई थे। इस तरह फिर मैंने केजी पढ़ाई 1, 3, फिर इस तरह पढ़ाती रही। फिर बीच में ऑन एंड ऑफ भी होता रहा, क्योंकि उस वक्त मैं किसको एज अ प्रोफेशन नहीं करती थी। शाम में मेरा ये प्ले टाइम होता था। तो पढ़ाते ये मेरी इस तरह स्टार्ट किया मैंने। फिर उसके बाद जब इसको एज अ करियर, फिर पहले बीच में टाइम पास के लिए भी स्टार्ट किया कि शाम में मैं फारिग हूँ तो ओके। और टाइम पास वाला कौन सा पीरियड था? टाइम पास वाला तो मैं यूँ कहूँगी कि शायद मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी कॉलेज की केएमडीसी के नहीं केएमडीसी के फर्स्ट ईयर में। कॉलेज तक तो मैं वही फर्स्ट और सेकंड ईयर। हाँ, जो आसपास बच्चे होते थे उनको तो मैं बस वो तो पढ़ाती थी। हाँ, कजन वगैरह आ जाते थे, भाइयों को पढ़ा लेती थी इस तरह से। लेकिन एज अ टाइम पास मैंने इसको स्टार्ट किया जब मैं केएमडीसी के फर्स्ट ईयर में थी। और उसके लिए भी मेरे लिए जरिया बना कि हमारी ही बिल्डिंग में, क्योंकि मुझे थोड़ा ट्रैवल करने की उस वक्त इजाजत नहीं थी, इतना सेंस भी नहीं था ट्रैवल करने का और घर से बाहर निकलने का। तो लेकिन हमारी ही बिल्डिंग में जो है ना, ऑन द ग्राउंड फ्लोर एक कोचिंग सेंटर खुला, और मैं वहाँ गई उनके पास कि सर मैं फारिग हूँ। और मैंने उनको अपनी मैट्रिक और इंटर की परसेंटेज बताई। अच्छा, उनको भी कोई अपने असिस्टेंट के तौर पे टीचर चाहिए था। टीचर्स उनके पास थे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल्स, लेकिन उनको अपने असिस्टेंट्स के लिए कोई चाहिए था। अच्छा, वो कोचिंग सेंटर इस तरह का था कि वहाँ पे सिर्फ 9 मैट्रिक या इंटरमीडिएट नहीं थी, छोटे वाले बच्चे थे। ट्यूशन सेंटर भी था, और ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ाती थी फीमेल टीचर। तो अब वहाँ पे पहले उन्होंने मुझे असिस्टेंट्स के लिए रखा। फिर उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि मेडिकल से ताल्लुक है तो बायोलॉजी पढ़ा सकती हूँ, और बायोलॉजी का इत्तेफाकन उन्हें कोई टीचर मिल नहीं रहा था। तो इस मजबूरी की वजह से उन्होंने मुझे एज अ बायोलॉजी टीचर हायर किया। और उसका एक रीजन ये था कि उनके पास बायोलॉजी के 2 ही स्टूडेंट्स थे, और उसमें से एक मेरा भाई खुद था। तो उन्होंने कहा आप शुरू कर दें बस, आप ना अभी शुरू करने की बात हुई।
और इसके साथ Can I ask you the pay for this thing? हाँ बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स कितने थे और उस हिसाब से पेमेंट हाँ। कितनी बनती थी। ये मेरे पास थे 2 स्टूडेंट्स बायो के, जिनकी मुझे हफ्ते में हाँ डेली 5 डेज अ वीक क्लास होती थी मेरी इनके साथ 1 घंटे की। और छोटे छोटे बच्चे थे, वो जो ट्यूशन वाली बाजी वाले होते थे जिनको होमवर्क कराना होता था, याद कराना होता था, तो वो बच्चे थे। और मेरे पास शायद 4-5 बच्चे, तो टोटल मिला के 6-7 कुछ स्टूडेंट्स एंड दे पे मी 4000 a month। और आप वीक में 5 दिन जाते थे और एक मैं दिन वीक कितने 6 दिन जाती 6 दिन बच्चों जाते के थे? डेज अलग अलग होते थे। ठीक है, और एक दिन में आप कितना घंटे देते थे? स्टार्ट हुआ था 3 घंटे से और फिर यूं होता था कि मैं 4 बजे जाती थी और शायद 10:30 बजे तक वापस आती थी। दिस इज द लॉन्गेस्ट डे। ओके, एयर मेंशन करें या आप मतलब कि किस एयर अपने तो केएमडीसी का एयर हाँ तकरीबन आज से 3 से 4 साल 3-4 साल। ओके सही है, आगे। फिर इस तरह स्टार्ट किया। अच्छा, वहाँ पे मेरा एक्सपोजर हुआ कैम्ब्रिज सिस्टम से, क्योंकि मैं खुद पर्सनली सिनबोर्ड की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। हाँ, मैंने सिनबोर्ड वैसे वाला नहीं पढ़ा, रट्टे वाला नहीं पढ़ा मैंने सिनबोर्ड मैंने, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरे बचपन से एक्टिविटी से पढ़ाई होती थी, बुक्स ही द ओनली टॉयज दैट आई हैव। तो मैं पढ़ती रहती थी, दादी के पास लाइब्रेरी थी घर पे, तो मेरे घर का माहौल भी थोड़ा सा इस चीज़ में, मेरी दादी भी इधर टीचर थी, बाबा भी टीचर हैं, तो ये था कि पढ़ना पढ़ाना घर में सबको करते हुए देखा है। मेरी 4 फूफियाँ हैं और उनमें से 3 टीचर्स हैं। Okay. तो मैंने बचपन से सबको करते हुए भी यही देखा है। तो उसके बाद ये कि फिर आप अपना बता रहे थे कि कोचिंग में आप गए। हाँ। कोचिंग में पढ़ाना आपने हाँ, start वहाँ पे किया। मेरा मैं सिनबोर्ड से ताल्लुक रखती थी, तो फिर मेरा जो इंटरेक्शन हुआ वो कैम्ब्रिज सिस्टम से हुआ। कैम्ब्रिज के मैंने छोटे बच्चे पढ़ाने स्टार्ट किए, क्लास 1 क्लास 2। मैं उनकी बुक्स भी जिस तरह वो बच्चे पढ़ रहे होते थे मैं उन्हीं के साथ साथ पढ़ रही होती थी। यानी कि बस मेरी शुरू से चीज़ थी कि मैं बच्चों से थोड़ा सा पहले समझ लेती थी चीज़, बचपन से ये थी, वही चीज़ मेरे काम आई। दिस इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग, क्योंकि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था कि जो चीज़ बच्चों को प्रोसेस करने में 2 से 3 मिनट लगते थे वो मुझे जल्दी समझ आती थी। यही चीज़ थी, जो ट्रिक थी, जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ यूज़ करती थी। उनकी किताब मेरे सामने, उनके सामने, दोनों सामने पहली बार आती। ना मुझे पहले से कुछ पता था ना उन्हें पहले से कुछ पता होता था, लेकिन मुझे ये होता था कि मुझे 1 मिनट पहले समझ आ जाता था और बस अब मुझे समझ आ गया, अब मैं पढ़ाऊं। अब तो बेटा तू इधर आ। अब फिर मैं पढ़ाती थी। फिर मैं 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास इस तरह फिर डिफरेंट बच्चे आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा ऐड होते गए, टाइमिंग्स बढ़ते गए। 3 आवर्स से स्टार्ट होकर 6-7 घंटे का हो गया। एक वक्त में 6 बच्चे बैठे हुए होते थे, इस तरह स्टार्ट हुआ और मैंने इसी दौरान कैम्ब्रिज की सारी बुक्स पढ़ी, ऑल फॉर ऑल ग्रेड्स एंड सब्जेक्ट्स में भी मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट्स होते थे। थोड़ी सी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो है वो अच्छी थी, उसका क्रेडिट भी मेरे वालिद को जाता है कि उन्होंने शुरू से इस चीज़ पे फोकस किया था और मुझे वो इस तरह के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते रहते थे और उनसे कहते थे कि इससे इंग्लिश में बातें करें। उस वक्त वो मेरे लिए बहुत इंपैरेसिंग होता था, बचपन से। मतलब जैसे मेरे चाचू हैं या इस तरह की फैमिली में मेंबर जो बाहर से आए हुए होते थे या जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होती थी, तो वो मुझे ना उनके पास ले जाके बिठा देते थे, कहते थे इनसे बातें करो। ठीक है, और मैं तो भाई मुझसे वो उर्दू में बात कर ले, मुझसे बात ना हो उस वक्त। ठीक है। तो खैर उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रेशर पे रखा था कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए और वो चीज़ मेरे यहाँ काम आई थी। जब मैंने कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स पढ़ाए तो मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी थोड़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ फिर मुझे उनकी बुक्स पढ़ने में भी आसानी हुई क्योंकि इट्स ऑल रिटन इन इंग्लिश। फिर कैम्ब्रिज की बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, वो खुद अपने आप को एक्सप्लेन करती हैं, तो वहाँ पे मेरी बहुत हेल्प। इन एनी हाउ दिस इज हाउ आई गॉट माई बेस। मेरी फाउंडेशन इस तरह से बनी। जब उन्होंने देखा कि अच्छा ये पढ़ाने में थोड़ा सा होता था कि जोश में आ जाती थी मैं बिल्कुल पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि ये वाही चीज़ जो मुझे आती थी और जिसको मुझे करने में मज़ा भी आ रहा था और मज़ा इसलिए भी आ रहा था क्योंकि वो मुझे पे बैक भी कर रही थी। तो खैर अच्छा, यहाँ तक मैंने अभी तक इंडिपेंडेंट होने के हवाले से कुछ भी नहीं किया। ये मेरे लिए बस एक फ्री टाइम अभी तक ये फ्री टाइम की एक्टिविटी। अच्छा, मैं पढ़ाती गई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, फिर उन्होंने मुझे ओ लेवल्स के बच्चे देना शुरू किया अपनी ही सुपरविजन में, यानी कि वो खुद लेक्चर देते थे और उन्हीं के पास पार्ट टाइम लेक्चर्स फिर मैं लेती थी सब्स्टिट्यूट के तौर पे। कभी कभार मैं इस तरह पढ़ाने लगी, बच्चे उनके होते थे, कभी कभार मैंने हेल्प आउट कर देती थी टू द पॉइंट कि वो मुझ पर इतना रिलाई करने लगे कि ही गेव मी द स्टूडेंट्स कि ये तुम्हारे ही स्टूडेंट। और उस वक्त तक पे सेम ही रही आपकी? अब पे मेरी बच्चे इंक्रीज होता था, वो पर स्टूडेंट मेरी 500 पे बढ़ा देते। ठीक है। एंड आई हैव टू टेक ऑल द सब्जेक्ट्स उस बच्चे के फॉर लाइक एनी हाउ आवर्स, जितने भी घंटे लगते हैं। अच्छा, 2 घंटे timing 3 घंटे। मतलब मेरे टाइम में होता था कि मैं 3 बजे से 3:30 बजे से आ जाती थी और फिर 10 साढ़े 10 बजे कभी 11 भी बज जाती थी, मैं जाती हूँ। अच्छा, सैटरडे संडे विद वन क्वेश्चन कि जैसे कि आपने बोला कि आपको कोई टाइम लिमिट नहीं था। हाँ, टाइम लिमिट नहीं था। यहाँ पर मतलब एक घर से फ्री हैंड मिल रहा था? घर से फ्री हैंड बिल्कुल नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगेन इन रियल सेंस ये एक्सप्लॉयटेशन थी।
वो मेरे टाइम को मेरी पे के हिसाब से मुझे उस तरह पे नहीं कर रहे थे, मेरी एफर्ट्स को उस तरह पे नहीं कर लेकिन उस वक्त क्योंकि आप फ्री टाइम के लिए कर रहे थे वो एक अलग चीज हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को इस चीज से काफी मसला था, क्योंकि उन्हें ये था कि ये तुम्हें ये गलत हो रहा है, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तुम्हें। अगर तुम अच्छा पढ़ा रही हो, शौक से पढ़ा रही हो, तो इसकी या तो पे बढ़ाओ या टाइम अपना कम करो। और एक और चीज ये हुई थी कि मैं जब यहाँ पर मैं आई थी ना, तो जब शुरू में अर्न करना स्टार्ट करते हो ना, तो एक चीज होती है कि आपको लगता है दुनिया में बाकी से चीजें फिर सेकेंडरी हो गई है। और मुझे ऐसा लगता था मेरी एजुकेशन, क्योंकि मैं अर्न करना स्टार्ट हो गई थी 12,000 13,000 तक, मतलब इतने बच्चे थे कि 500 अगर पर हेड मुझे पढ़ा था तो मेरे पास इतने बच्चे जमा हो और फिर टाइम भी आपका 10 से बढ़ता जा रहा था। तो मेरे फादर को इस चीज से बहुत मसला था। एक तो ये कि मैं घर से बाहर निकल रही थी, एक तो ये मसला था। दूसरा मसला ये था कि मेरे बाबा को ये था कि पैसे बहुत कम दे रहे हैं तुम्हें, बच्चे ऐड किए जा रहे हैं। और शायद उनको खुद भी टीचिंग फील्ड से थे, तो उनको इस चीज का अंदाजा था कि ओ लेवल्स के बच्चे 500 पे नहीं करते। पर वो उनकी एक अपनी जो भी था उन्होंने जिस तरह रखा हुआ था। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरा मोटो अर्निंग नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए तो प्ले टाइम था, फ्री टाइम था, वो मुझे ग्रो कर रहा था, मैं पढ़ रही थी, खुद भी चीजें सीख रही थी उसमें। तो मैं उस चीज को लेती थी कि तो मेरा लर्निंग पीरियड है, तो लर्निंग पीरियड में तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे मुझे। मोर ओवर एक और चीज बताएं, घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी कि टाइम की वजह से वो सब कुछ। हाँ, मैं हमारे इसलिए पूछ रही हूँ जैसे कि बहुत सारी लड़कियों के घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपने बताया कि आप 3 या 3:30 बजे चली जाती थी, हाँ। ठीक है, तो उस वक्त मतलब फिर आपका जब बच्चे खत्म हुए, देयर इज नो टाइम लिमिट कि अभी मेरी 7 बजे ऑफ हो जाएगी तो मैं आकर ये काम करूँ। सही। अब मैं इस तरह पूछना चाह रही हूँ, तो घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी लिया नहीं था और मुझे प्रेशराइज नहीं किया गया। उसका एक रीजन था। एक तो ये कि हमारा ना थोड़ा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो उसमें ये होता था कि ऑलरेडी इतने सारे लोग काम कर रहे होते थे कि अगर मैं नहीं करती थी तो इट डजंट इफेक्ट दैट मच। और दूसरा रीजन ये कि मैं पर्दा करती थी और ज्वाइंट फैमिली में तो मेरी प्रेफर मैं ये करती थी कि मैं कमरे में ही रहूं ज्यादा। और मुझे मेरे पेरेंट्स भी ज्यादा फोर्स नहीं करते, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा एग्रेसिवली और सीरियसली लेती थी कि अगर मुझे फिर कोई मेरे पर्दे पे कॉम्प्रोमाइज होता है तो फिर मैं आगे से सुना देती थी या ओपनली उसको वोकल आउट होके बोल देती थी। तो मेरे पेरेंट्स प्रेफर करते थे तुम अंदर ही थी। तो मतलब 2 चीजें जो आजकल की गर्ल्स फेस कर रही हैं, एक तो फैमिली से परमिशन फॉर दिस टाइम, इतने टाइम तक का, और दूसरी चीज ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रही हैं, आप स्टैंड आउट कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मेरे फादर को इस चीज पे ज्यादा कंप्लेन होने लगी। फिर मैं रात को देर से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पहले तो इजाजत नहीं थी, वो तो किसी तरह मिल इसलिए गई कि वो घर के बिल्कुल करीब था, ठीक है। तो और भाई भी साथ जाता था, तो यूं अब्बू को लगा कि भाई के साथ जाएगी, भाई के साथ वापस आ जाएगी। लेकिन जब 10:30 बजने लगे, 11 बजने लगे, तो फिर मेरे अब्बा को गुस्सा आने लगा। अब्बा के साथ साथ मुझे भी आने लगा कि यार अब्बा क्या मसला है, कर तो रही हूँ, फारिग तो नहीं बैठी हुई। अब मैं कंपेयर करती थी दूसरे बच्चों से अब्बू के सामने, उनसे कहती थी कि बाकी बच्चे देखें क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ईयर के दौरान आपने बोला आपको फ्री टाइम मिल रहा था, ये फ्री टाइम कैसे मिल रहा था? फ्री टाइम ऐसे मिल रहा था कि मैं डेंटल स्टूडेंट थी। तो डेंटल स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि उनकी जैसे जस्ट लाइक अदर यूनिवर्सिटीज, हमारा सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक सेशन ऑफ हो जाता था। तो मैं घर आ जाती थी, उसके बाद फिर मैं 1 घंटे के लिए फ्री होती थी। कोशिश ये होती थी कि अच्छा हमारी स्टडीज के हवाले से अगर उस हवाले से पूछ रही है कि मैं उसको कैसे ना मैनेज सिर्फ करती हूँ। स्टडीज बल्कि कॉलेज की टाइमिंग्स वगैरह, हाँ, वो इस तरह या मैनेज हो थकन जाती। कोई मतलब इस तरह मैं पूछ रही हूँ। थकन मुझे नहीं होती थी क्योंकि मजा आ रहा था उस काम में। नहीं, कॉलेज आप जाती हो, कॉलेज में काम वाम करते हैं तो लोग थक जाते हैं, फिर उसके बाद वो कोई और चीज प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो अपने साथ टैग लगा देते हैं कि मैं मेडिकल स्टूडेंट। नहीं सबसे बड़ा जो टैग लोग लगाते हैं I get कि you. वी आर मेडिकल स्टूडेंट, हम पढ़ाई के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। ऐसा नहीं आई वांट है। टू टॉक अबाउट दिस वाली चीज। ओके, उसमें- ऐसा नहीं है। उसमें मैं बताएं। कॉलेज जाती थी सुबह 8:30 बजे और घर आती थी 2:30 बजे। 2:30 बजे घर आके कपड़े चेंज किए, नमाज, बुरखा दोबारा, बल्कि कभी कभार तो बुरखा भी चेंज नहीं करती थी, खाना खाया, नमाज पढ़ी, एंड देन आई गो टू स्टार्टेड, मतलब कोचिंग चली जाती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, फ्री टाइम में कुछ करना है वो क्यों मतलब क्या उससे पहले आपको अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में वो फ्री टाइम नहीं मिलता था? उस टाइम भी शायद मिलता हो वो। हाँ, इसका एक मेरे पास आंसर है, वो ये है कि इससे पहले फ्री टाइम तब भी था और तब भी था कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं और दूसरी एक्टिविटीज में नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। घर से बाहर जाना, घूमना फिरना, इस तरह की एक्टिविटीज मैं नहीं करती थी। दोस्त भी एक ही थे, तो दोस्त भी ज्यादा नहीं थे, एक ही अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त मिली और एक ही अल्हम्दुलिल्लाह काफी रही। तो वो भी कॉलेज से तक ही होता था, क्योंकि उस वक्त घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी और बड़ी सख्ती से नहीं थी, तो वो मैंने सोचा भी नहीं। लेकिन उस वक्त ये होता था कि जब मैं कॉलेज में आई ना, तो कॉलेज में थोड़ा सा मैं मेंटली इंडिपेंडेंट भी कहूँगी, कि इमोशनली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुई कि नहीं, अगर मुझे कोई चीज़ करनी है इस्लाम के दायरे में, वो जायज़ है, उसमें कोई नुकसान या नहीं नज़र आ रहा, तो आई थिंक कि मुझे अब सिर्फ सुनने के बजाय अपनी बात रखनी चाहिए आगे।
और ना सिर्फ रखनी चाहिए बल्कि कभी कभार हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि लड़कियों को करके प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स के पास बहुत सारे खदशात होते हैं, डर होता है। So you are in the second. मैं उसमें थी कि जहाँ मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था मुझे, आज तक नहीं करते वो अलाउ मुझे आज तक नहीं करते, लेकिन मैंने फिर एक्शन लिया, थोड़ा सा कहेंगे रिबेलियस हो गया था कि मैंने उनको गुस्से से कह दिया था कि मैं तो करूंगी, आपको कोई अपेरेंटली कोई बुराई नजर आ रही है आप वो मुझे बताएं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको डर लग रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो आई थिंक मैं इसको नहीं। So you communicated about it. I communicated and I communicated politely, I communicated aggressively. हमारे देसी घराना में भाई आराम से बातें नहीं होती है, ठीक है, तो हर तरह से एक और चीज, from where you get the awareness of your rights this time, especially when you said कि मैं अब emotionally independent हूँ, how? एक्चुअली मैं सिर्फ डीप डाउन नहीं किए जा रही हूँ, ठीक है, मैं समझ अभी गई। आपकी स्टोरी भी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं समझ गई। मैं पूछना चाह रही हूँ सही है। क्योंकि हम बहुत सारी लड़कियों के सामने बहुत कुछ होता रहता है, मेरे सामने बहुत कुछ होता रहता है, उस चीज को आप डिफरेंट तरीके से फील करोगे, मैं डिफरेंट तरीके से फील करूंगी। सही है। वो कौन सी चीज है जिसने आपको ये फील करवाया कि यू हैव टू बी वेरी इमोशनली इंडिपेंडेंट और अब मैं स्टैंड ले सकती हूँ? हालांकि वो फातिमा जो 12th ग्रेड थी उसने उस वक्त स्टैंड नहीं लिया, जिंदगी उस वक्त क्या पता था आपको आपकी राइट्स का, लेकिन आपने स्टैंड नहीं लिया। मैं ये मेरे मुझे एक चीज थी, शायद इसको थोड़ा नेगेटिव लिया जाए, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से कि पेरेंट्स गलत नहीं होते, लेकिन हमेशा वो सही भी नहीं होते। कभी कभार वो उनका डर उन्हें ड्राइव कर रहा होता है, वो अपने डर के बेसिस पे चल रहे होते हैं, इवन तो वो खुलूस के साथ होते हैं, बिल्कुल दे डोंट वांट योर बैड, लेकिन समटाइम्स उनका डर उन पे इतना हावी हो जाता है कि वो अपने बच्चों की स्पेस को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो मुझे अपने कॉलेज में जब मैं इसको शेयर करना चाहूंगी कि जब ये हुआ कि जब मैं कॉलेज में अक्सर से मिली तो वी हैड वेरी डिफरेंट लाइफ। मतलब मेरा तो पहला ही होता है कि ये क्या चीज है, ये क्या बोलती है, क्या करती है ये, क्योंकि मैं तो मतलब बिल्कुल घर के अंदर वाली लड़की थी और मतलब पेरेंट्स भी बिल्कुल घर के अंदर थे, मतलब वो भी इस तरह की एक्टिविटीज में बाहर निकलने वाली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे और मेरी बहुत ज्यादा मिंगलिंग नहीं होती थी, दोस्त नहीं बनाए हुए थे, तो मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। तो जब मैंने अक्सा को देखा कि शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, माशाल्लाह ताला अल्लाह मुबारक, तो एक तो मुझे वहां से बहुत सी चीजें सीखने को मिली, फिर नॉवेल्स हमने पढ़ने शुरू किया। नॉवेल्स भाई आई एम सॉरी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छी वाली नॉवेल्स, अगेन नॉट दैट चीप वाले जो मार्केट में आजकल चल रहे हैं। प्लीज गाइस प्लीज स्पेसिफिक राइटर्स के हम बहुत स्पेसिफिक नॉवेल्स पढ़ते थे और हम साथ बैठ के पढ़ते थे, एंड देन वी डिस्कस, हम 3-4 लड़कियां होती थी और हम नॉवेल्स को डिस्कस करते थे बैठ के, लड़कियां अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताती थी। आई थिंक एक वो बहुत बड़ी चीज थी। फिर कॉलेज के ही टाइम में हम दोनों ही मिलके थोड़ा सा दीन के बारे में भी काफी सीरियस हुए थे, वो हमारी मुसहफ के बाद मुसहफ के बारे में अब काफी यार हमारा मतलब हम वो एक वक्त था कि हमने दीन को फिर पढ़ा, साथ में पढ़ा, उस पर अमल भी साथ किया, क्योंकि उसमें हम साथ ही साथ होते थे, तो हमने उसमें नमाज सीखी, हमने नमाज अपने साथ नमाज, और हम पता है आई थिंक 4 नमाजों में हम साथ भी होते थे। हाँ, तो क्योंकि कोचिंग भी हमारा साथ ही था, तो हम कॉलेज में मिलते थे, फिर उसके बाद हम कोचिंग में साथ मिलते थे। तो हमने वो उस चीज पे बहुत वो किया। तो इस्लाम जब आप पढ़ते हैं और जब सही औरतों के बारे में पढ़ते हैं जो इस्लाम को ओन करती हैं अपनी कमजोरी बनाने के लिए नहीं, अपनी ताकत के लिए, तो उनके बारे में बहुत पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर थोड़ा सा इसमें नेगेटिव चीजें नहीं है कि मैं कुछ लाइफ में वो चीजें नहीं हुई जो मैं चाहती थी, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया टू डू थिंग्स, उन्हें सही लग रही थी मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनका फैसला मेरे लिए सही भी साबित हुआ, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं लगा कि सही था मेरे लिए। तो वहां पे मेरे अंदर एक गुस्सा आ गया कि अगर मेरी ये चीज नहीं हुई ना, तो मैं आपने अपनी मर्जी यहाँ पे करी ना, तो अब मैं यहाँ पे अपनी मर्जी करूंगी। और मेरा जो प्राइम जो सिर्फ एक चीज मैं चेक करती थी वो ये थी कि दीन के खिलाफ तो नहीं है यहाँ पे, मेरा इस्लाम या मेरा पर्दा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, मैं ऐसे कैरी कर सकती हूँ, तो मैंने वो किया। So you got the awareness from the deen, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड गुड फ्रेंड्स, good company, गुड बुक्स, और थोड़ा सा ये कि गुस्सा भी मैं कहूँगी सच, थोड़ा सच है कि थोड़ा सा गुस्से की वजह से फिर आपने वो नॉलेज को अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया होगा ना, फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं प्रैक्टिस में लेकर आई, नॉलेज प्रैक्टिस में लेकर आई। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक सबसे बड़ा लेसन जो मिल रहा है ना, वो ये मिल रहा है कि इफ यू एवर सी एनी स्ट्रॉन्ग गर्ल, और वो मुस्लिम भी हो, सो ब्रो आई एम टेलिंग यू दिस इज द रीजन, दीन इज द बैकबोन। आपको अगर अवेयरनेस चाहिए, इफ आप कोई भी ये वीडियो देख रहा है, लड़की हो लड़का हो, एंड यू डोंट नो लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है, प्लीज स्टार्ट सर्चिंग, रीडिंग योर दीन। वो दीन आपको ऐसे रास्ते खुलवाएगा, वो आपकी डब्बा जिंदगी को लाइक रेम्बो बना देगा, अर्थ की तरह गोल गोल घुमाएगा लिटरली।
सो मुझे सबसे पहला मतलब जो लेसन आपकी अभी तक की मतलब लाइफ से मिला और जितनी जर्नी आपने शेयर की, मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक की लगी वो सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट लगी कि हाँ। दीन एंड गुड कंपनी, दीन एंड ऑफ कोर्स गुड company. कंपनी, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है ना कि वो तो अपने दोस्त के साथ ही उठाया जाएगा, जिसके साथ आप होते हो उसके साथ ही आपको उठाया जाएगा। तो गुड कंपनी, दीन एंड गुड बुक्स, राइट, गुड बुक्स और कंपनी सारी, हम कंपनी में बैठ के बुक्स पढ़ते थे। ओके, द सेकंड थिंग, यहाँ से आपको सिर्फ अवेयरनेस मिला, हाँ। आपने नॉलेज यहाँ पर हाँ। गेन की, उसके बाद का सारा पार्ट आपका पर्सनल था। अगर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है हाँ, कि फिर क्योंकि तो उसके आपकी बाद कंपनी हम आपके अलग हो घर, गए थे। और फिर आपकी कंपनी आपके घर तो नहीं आ सकती ना टू फाइट फॉर यू। मतलब मैं इस तरह पूछना चाह रही हूँ, आपको जब एक चीज पता चल गई कि यार मेरा ये राइट है, आई कैन यूज इट, फिर उसके बाद किस तरह आपने स्टैंड लिया? आई वांट टू नो दैट पार्ट। इफ यू आर थोड़ा सा मैं यूं कहूंगी कि कुछ चीजें अल्लाह आपसे करवा देता है और आपको उस वक्त पता नहीं होता कि ये मैंने कर कैसे दिया। तो शुरू में ये हुआ कि जब बेसिकली मैं एडमिशन लेना चाहती थी जहाँ वहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ और मैं दोबारा ट्राई करना चाहती थी, लेकिन फादर ने करने नहीं दिया। उनको ये डर था कि पता नहीं अगले साल का हमें नहीं पता ना, तो उन्होंने Guys. जबरदस्ती so sorry, this is something very personal, you can't एंड दिस इज understand आल्सो वेरी पर्सनल, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ हम बहुत डिस्टेंस पे चले, क्योंकि हमारा अलग अलग जगह एडमिशन हो गया। बस पगली रुलाओगे। तो ये वाकई में हमारे लिए बहुत पर्सनल है और हम उसके साइड इफेक्ट अभी तक सफर कर रहे हैं। और अभी we are not ready to discuss that part, please. यस We will लेकिन do दिस इज वन something. ऑफ मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम शेयर करेंगे जरूर। तो ये हुआ कि जब मैं कॉलेज में गई, कॉलेज, तो- अच्छा मेंशन करें ना आप कौन सा कॉलेज, क्योंकि अब दो हाँ। कॉलेज हो गए ना। हाँ मैं KMBC में, जब मैं अपने मेडिकल के कॉलेज में जब एंट्रेंस मेरी हो गई, तो वहां जाके मैं बिल्कुल लॉस्ट थी और मतलब मेरे दिमाग में ये था कि मैं अब वापस अपनी डब्बा जिंदगी में चली गई, क्योंकि जो मुझे जब समझती थी कि अक्सा थी तो मुझे एक्सपोज करती थी, चीज़ों में इंट्रोड्यूस करती थी, तो मैं उन चीज़ों को सीखती थी, करती थी। अब वो नहीं है, तो मुझे उस वक्त ये हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप कभी भी वापस जा नहीं सकते, आप कभी भी पहले जैसे बन नहीं सकते। और अल्लाह ताला आपको बेहतरीन से नवाजे। ऐसा ही है, शायद अल्लाह ताला मुझे यही चाह रहे थे कि थोड़ा सा अक्सा के ने जो उससे जो सीखा है, जो वो उसको करके देखो अब। तो ये हुआ कि बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन फर्स्ट डे था कॉलेज का और मैंने सीआरशिप के लिए हाथ उठा लिया। मैं वो लड़की जो ना किसी से बात करे, मैं अपने खानदान में कजन से बात नहीं करती, और मैंने सीआरशिप के लिए हाथ उठा लिया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने को एजुकेशन में पढ़ना, मैंने को एजुकेशन में पढ़ना स्टार्ट किया था, हाथ उठा लिया। और वो मुझे लगता है वो गुस्से में था, क्योंकि मेरे फादर की तरफ से मुझे सोशल एक्टिविटीज में या को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी। और परमिशन का इसलिए वर्ड मुझे सही नहीं लगा क्योंकि उस वक्त इससे मैंने खुद भी कभी नहीं किया था, तो उनको ये बात ज्यादा समझ में है, क्योंकि अगेन वो थे कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी, थक जाओगी। लेकिन उसका गुस्सा था, अब्बा पे गुस्सा था कि आपने मुझे मेरी पसंद के कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाया या मेरी दोस्त के साथ मेरा एडमिशन नहीं करवाया, तो उन्होंने दूसरी चीजें देख के करवाया। खैर अब उन पे गुस्सा था, तो मैंने उसी को एज अ गुस्सा, एज अ रिबेल के तौर पे लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई मेक श्योर कि उसमें मेरा दीन कॉम्प्रोमाइज ना, और आप खुद भी कॉम्प्रोमाइज। हाँ ये चीज, लेकिन मैं आई थी उसको मैनेज और कुछ गलत नहीं कर रही थी यहाँ पे, हाँ अगर ये देखा चीज जाए है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि अगर हम कोई स्टैंड लेते भी है ना, कभी कभार रिबेल में आके या गुस्से में आके, तो भी हमें दीन कॉम्प्रोमाइज नहीं और करना गलत होता। नहीं लेना चाहिए ये of चीज, course। क्योंकि बच्चे क्या नॉर्मली क्या करते हैं, वो गुस्से में आते हैं तो फिर वो कोई हद नहीं, वो हर हद भूल तो जाते हैं। यहाँ पर भी एक लेसन है ना कि वो- गुस्से में अगर आप कोई डिसीजन लेना भी चाहो तो एटलीस्ट आप एक जस्ट वन हाँ। स्टेप बैक आप बैठो और सोचो कि कि दीन is this- compromise हाँ। नहीं होना चाहिए आपका। और ये मुझे वाली लगता चीज़ है जो- दीन इधर मतलब हाँ, लाइक नहीं व्हाइल हुआ। टेकिंग द डिसीजन हाँ। तो कोई वही मैं compromise एक वही नहीं चीज जो कंसिडर अल्हम्दुलिल्लाह। करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वहां से ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों से बात करने का, स्टैंड लेने का, डिसीजन लेने का, क्योंकि बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव आपकी कांस्टेंट जॉब होती है टू मेक डिसीजन एंड टू बी वोकल अबाउट दोस डिसीजन और एंड टू KMBC कन्विंस पीपल। और KMBC गवर्नमेंट कॉलेज ब्रो, द गवर्नमेंट कॉलेज और वहाँ पर सारे सीआरसी चलाते हैं पूरा college। ऐसा ही है कुछ। और मैं उसमें फिर जब मैंने, वो मेरे लिए एक सेल्फ एक्सप्लोरिंग पॉइंट था कि मैं ये भी कर सकती हूँ। वाह। मैंने वो चीज वहां पे कि मैंने लोगों से बात करी और अच्छे डिसीजंस की वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया। लोगों से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मेरी इंप्रूव हुई, डिसीजन मेकिंग पावर्स बहुत इंप्रूव हुई, और थोड़ा सा जो होती है ना कि पर्सनैलिटी में थोड़ी सी क्या कहेंगे स्ट्रेंथ आ जाती है कि बड़े काम करने की। और नॉट ओनली स्ट्रेंथ, मे बी इट्स बिकॉज आपने कभी अपने आप को पहले एक्सप्लोर ये नहीं किया चीज था। की वो थी, चीज लेकिन आपके मुझे नहीं अंदर पता था थी। कि मैं ये भी कर सकती हूँ। हाँ। तो ये वो वाली चीज थी। कुछ उसके बुरे एस्पेक्ट्स थे, क्योंकि जब आपको शुरू में कोई चीज आती है तो आपको उसको हैंडल करने में थोड़ा हाँ, मुश्किल of course। होती है।
तो बुरे एस्पेक्ट्स में लेकिन अच्छे एस्पेक्ट्स में कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। एक्शंस में आने में क्या चीज ने हेल्प किया। Okay, ये जबरदस्त। थोड़ी सी जर्नी का ये वाला पार्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वही था कि गुस्से में ही जॉब स्टार्ट कर दी। ओके, सो दिस वाज द थिंग। हाँ, गुस्से फ्री में- टाइम में मतलब पहले भी आपको बड़ा फ्री टाइम मिला है, लेकिन दिस टाइम फ्री टाइम के साथ गुस्सा भी था। लेकिन अगेन मुझे लगता है दोनों डिसीजंस जो आपने गुस्से में लिए, आइदर वो सीआर बनना हो या जॉब लेना हो, जिस पर आप पैसे के लिए ऑफ कोर्स जा नहीं हाँ, रहे थे, उस सो वक्त दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ जॉब। मैं जॉब भी नहीं हाँ। कहूंगी, दैट्स जस्ट लाइक आप कोई एक्टिविटी ढूंढ रहे थे हाँ। अपना गुस्सा रिलीज करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। ऐसा ही, और वो उसकी खुशी से थी क्योंकि वो मेरा डिसीजन। हाँ, दिस इज पहली दफा वो होता है ना कि मैंने फैसला और ये किया। बहुत रिलीविंग चीज होती है जब आप बहुत टाइम, जब आपको लग रहा हो कि आपको कोई चला रहा है, वहां पर आप रुककर एक बार अपने लिए डिसीजन लो, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज और थी आप आपके लिए। इंसान बन जाते हो और भाई। मुझे लगता है दोनों चीज ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा दोनों इंशाल्लाह। चीजों ने बहुत कुछ सिखाया, ना सिर्फ अच्छी चीजों ने बल्कि यहाँ तो गलतियां नहीं बताएंगी ना मैंने अपनी। अभी नहीं बतानी, वो हम पूछेंगे, वो आगे पूछेंगे। गलतियां नहीं बताई ना, लेकिन उन गलतियों से भी बहुत सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मिले जिन्होंने गलतियों का मार्जिन दिया, उन्हें इम्प्रूव करने के मौके दिए, गलतियां बताई कि ये गलती तुमने की है और उनको एक्सप्लेन किया। और मैंने शुरू में बिल्कुल नहीं माना कि मुझसे ये गलती हुई है, उन्होंने मुझे उसको एक्सेप्ट करने का भी टाइम दिया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसको इम्प्रूव करने का भी टाइम दिया। तो ये वो चीज है जिसने मुझे एक्शन में डाल दिया। ओके, मैंने आपकी जर्नी बीच में से तोड़ दी थी, हम लोग फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब आपको ओ लेवल के स्टूडेंट्स मिल गए, आपने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, आपकी इंग्लिश स्किल्स बचपन से आपके अब्बू जो है वो ठीक, मतलब ऑन अ प्रेशर नोट ही ठीक रख रहे थे, रखने की ठीक है, कोशिश प्रैक्टिस कर चल रहे रही थे। थी। देन उसके बाद ये हुआ कि ये मेरे लिए वो पार्ट है जहाँ मैंने ओ लेवल से मुझे एक्सपोजर मिल गया। मैंने उनकी बुक्स पढ़ी और एक सेफ वो मिल गया एनवायरनमेंट के। एक्चुअल सीनियर टीचर कोई और था, तो मुझे लोगों को फ्रंट नहीं करना पड़ता था, उन्हें फेस नहीं करना पड़ता था पेरेंट्स वगैरह से, या आई एम नॉट आंसरेबल टू पीपल, क्योंकि मैं तो असिस्टेंट थी। जो भी आंसरिंग क्वेश्चनिंग होनी है वो तो बड़े टीचर से होनी है। तो मेरे लिए सेफ एनवायरनमेंट था कि मैं रिस्क ले सकती थी, मैं ट्राई कर सकती थी। वो मैंने वो अच्छे से उसको यूज किया, उस अपॉर्चुनिटी को। वहां से मेरे ओ लेवल्स में एंट्रेंस हुई। फिर वो पार्ट जो है वो एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया, और दैट वाज अ डिसीजन ऑफ अ मैटर। शेयर करूं गलत क्यों किया? इफ यू वांट हाँ, टू, बिल्कुल। क्योंकि फिर लोगों को इस तरह बिल्कुल। पता चलेगा कि क्या क्या गलत हो सकता और है, आपको वो ये identify बहुत कर सकते इम्पोर्टेंट हैं कि पार्ट ये गलत है। क्योंकि अगर मैं वहां स्टैंड नहीं लेती तो मैं वहीं ही रहती। मैं हाँ। आज भी फिर वहीं ही हूँ। और फिर आपको एटलीस्ट हम लोगों को भी तो पता चले ना कि क्या चीज गलत है। ऐसा ही है कि हमें क्या क्या नहीं होता पता है होता, हमें- कोचिंग्स में, हाँ। क्या क्या आपके राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं। तो हुआ ये कि मेरे पास हर स्टूडेंट आते थे पर हेड 500 रुपीज पे, लेकिन वो 500 रुपीज पेरेंट्स से चार्ज नहीं कर रहे थे। दे आर चार्जिंग आई थिंक पर हेड 13 to 14,000 ऑफ अ स्टूडेंट। और मैं ही वो बच्चे, मैं अकेले सोलो बच्चे हैंडल करती थी, सोलो। समटाइम्स तो ये होता था कि वो कोचिंग भी नहीं आते थे और मैं उनके पीठ पीछे पूरा हैंडल कर लेती थी। तो वहां पे मुझे जब से मुझे एक और टीचर से ये बात पता चली, अच्छा हमें इजाजत नहीं थी बच्चों से उनके पर्सनल्स जाने की, इवन उनकी फीसेस वगैरह जानने की, उनके कॉन्टेक्ट्स लेने की, इवन चाहे हमें कितनी जरूरत पड़े एज ए ट्यूटर और स्टूडेंट रिसोर्सेज शेयर करनी है, कुछ भी करना है, हमें इजाजत नहीं थी। हम पेरेंट्स आते थे गेट पर, हमें मिलने की इजाजत नहीं थी, पेरेंट्स को नहीं पता था। बच्चे घर जाके ऑफकोर्स बताते हैं कि मिस फातिमा पढ़ाती थी, तो उनको भी ये इजाजत नहीं थी कि वो मिस फातिमा से आके मिल ले। आपको जो बात करनी है आप एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करने करेगी। एक दिन एक बच्चे के मुंह से शायद निकल गया किसी और टीचर के सामने कि इतनी फीस है। अच्छा, पेरेंट्स स्टूडेंट्स को भी मना था कि आपने अपने टीचर से कोई इस तरह की बात डिस्कस नहीं करनी, लेकिन बच्चे के मुंह से निकल गया। बच्चे मन के सच्चे। जिस दिन उन टीचर को ये बात पता चली ना, वो मेरा ही स्टूडेंट था, तो उन्होंने ये बात मुझे आके बताई कि यार तुम कितने फीस लेती हो। मैंने उनको कहा, मैं तो इतनी लेती हूँ। तो उन्होंने कहा जितनी तुम ले रही हो ना वो तुम्हारी सिर्फ एक स्टूडेंट की फीस है जो चार्ज हो रही है। अच्छा, मैंने उस वक्त इस बात पे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ओके, क्योंकि पॉलिसीज तो हमें पता थी ना कि हम इस चीज को हेडिंग रखेंगे, तो अगर पॉलिसीज उन्होंने हमने अग्री किया हुआ था तो मैंने कुछ भी नहीं किया। बहुत टाइम इसके बाद भी गुजर गया, लेकिन वहां से ना मेरे दिल में थोड़ा सा धड़का लगा क्योंकि उसके बाद मैंने उनसे, जब शुरू में पैसे आना स्टार्ट होते हैं तो फिर आप अपने खर्चे खुद करना शुरू करते हो, खुद से अपने आप को सपोर्ट करने की कोशिश करते हो। तो उस वक्त मैंने कोशिश करी इंडिपेंडेंट होने की, क्योंकि एक और रीजन था कि बाबा से थोड़ी सी लड़ाई थी, तो उनसे पैसे लेते हुए शर्म आती थी। Okay. और अपनी मर्जी के काम करने होते थे तो उस पर फिर अब्बू से वैसे लेते हुए थोड़ी शिफ्ट आया एक हाँ, कि अब मुझे अपने पैसों से खर्चे करने हैं। तो वो मुझे कम लगे, क्योंकि जब खुद खर्चे उठाए तो पता चला कि हम तो कितने महंगे बच्चे हैं, हमारे अम्मा पापा कैसे कैसे खर्चे पूरे कर रहे हैं। मुझे वहां लगा कि मेरी पे थोड़ी सी कम है। मैंने उनसे रेस की डिमांड 2-3 दफा करी, तो हर दफा मेरी 1000-2000 डिमांड मतलब बढ़ा देते थे, सैलरी खुश कर देते थे, और उसके बाद 2 बच्चे निकाल लेते थे, कहते अब काम खत्म होगा, मैं वापस वहीं आ जाती। तो इवन दो कि मेरे टाइमिंग्स, मतलब आप यकीन करें कोचिंग 7 घंटे खुल रहे तो मैं वहाँ 7.5 घंटे हूँ, यूं था। अगर एक वक्त में एक बच्चा पढ़े तो मेरे पास, मैं अकेली उसके बाद 6 बच्चे बैठे थे वहाँ पे। ये सब हुआ तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला चीज भी थी कि गुस्सा आना शुरू हुआ, क्योंकि मैं
इवन अपनी अपनी कॉलेज वाली जो केएमडीसी की लाइफ थी उसमें भी मैं थोड़ा सा वोकल थी कि लोगों के राइट्स के बारे में, तो मुझे अपने राइट्स का भी थोड़ा सा एहसास हुआ कि मेरे भी तो थे भाई। फिर एक वक्त आपकी लाइफ के दो पार्ट्स, लाइक हाँ। मॉर्निंग एंड इवनिंग। उन लाइक मैं अगर ये कहना चाहूँ कि इवनिंग में जो इम्पैक्ट आया वो आपके मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग में लर्निंग की, वहां से बहुत सारी चीजें सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अच्छे सीनियर्स भी मिले जिन्होंने गाइड किया। फिर वही दीन का थोड़ा सा रोल था, वहां पे मैंने जो चीजें फिर सीखी, फिर वो मैंने यहाँ के देखी कि यार ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। ठीक है। अब जब मैं उनसे डिस्कस करती थी वो उस वक्त ऑफकोर्स वो भी इतने एक्सपीरियंस है कि वो बातों को करना उन्हें आता था कि वो बातों बात में कर ले लेते लेते थे। हाँ, और मैं छोटी थी तो बैठना होगा। और फिर एक चीज ये भी थी कि मैं खुद भी पहली दफा चीजें करी थी, तो मेरा प्राइम फोकस ये था कि यार मुझे अच्छी स्पेस मिली हुई, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है सीखने का, ये मेरे हाथ से ना चला जाए। डर बहुत बड़ी चीज है जिसने मुझे बहुत अरसे तक रोक के रखा। इसके बाद फिर क्या मिलेगा? इसके बाद क्या करूंगी, ये चला गया तो और कोई ऑप्शन नहीं है। इस डर ने मुझे बहुत अरसे वहां रोक के रखा। और मुझे लगता है डर के अलावा एक और चीज ने शायद आपको रोक कर रखा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब मेरी जितने लोगों से बात हुई कि जब भी कोई नई चीज वो करना शुरू करते हैं ना और उनको इतनी ज्यादा फ्री स्पेस या फ्रीडम मिल जाए, ओन करने वाली चीज मिल जाए, तो वो ओ माय गॉड मुझे इतनी वो एक्चुअली आपको कमजोर कर देते हैं क्योंकि आपको कंफर्ट जोन बन So, जाता है। मतलब इज दिस आल्सो द कंफर्ट जोन बन गया था ना वो मेरा, कि घर के बिल्कुल बराबर में, ना ट्रैवल करना है, ना कपड़े वपड़ों में, मैं छोटे बच्चे और पढ़ाती थी, फ्रीडम भी मिल रहा फ्रीडम था था। और फिर ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज थी और वो कर रहे थे। इम्पोर्टेंस दे रहे थे आपको इतनी क्योंकि ज्यादा। ऑफ कोर्स मैं उन्हें अर्न में उन्हें वो करके दे रही थी। फिर ऑल ऑफ दिस चीज मुझे वो मेरी कंफर्ट जोन बन गई थी। हाँ, ये एक अच्छा हम इसको पुट कर सकते हैं इस तरह से कि वो कंफर्ट जोन में मैं आ गई थी और उस कंफर्ट जोन से निकलने में मुझे टाइम लगा। बिल्कुल, और ठीक मुझे है। मेरी कंफर्ट जोन से निकाला अवेयरनेस ने, मेरे राइट्स की और वो awareness ने। मॉर्निंग में जो आपको मिल रहा हाँ, उसमें बहुत बड़ा पार्ट एक उसने प्ले किया कि मैं सीनियर से मिलती थी है। तो वो काफी चीजें सिखाते थे, Okay. काफी बातें मुझे बताते थे, तो फिर मैं उसको अपनी लाइफ पे रख के देखती थी कि ये मेरे साथ यहाँ पे भी हो रहा है तो ये सही है या गलत है। अल्लाह माबारक। पर अच्छा, एक- एक और चीज मैंने मतलब एक चीज ये ऑब्जर्व किया आपकी बातों में अभी कि आइदर वो पीसीएचएस कॉलेज में हो या आइदर केएमडीसी कॉलेज में हो, आपको जो भी नॉलेज मिल रही है वो आप इम्प्लीमेंट जरूर कर रही हो और अपनी लाइफ में रख जरूर रही हो। हाँ। आइदर वो आप गलत चीजें में हो, फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी गलत आपको पता चला ऐसा ही ये है। चीज गलत है तो मैं अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करूँ कि ये मैं तो नहीं कर रही हूँ। इज इट सो कि ऐसा आपके है। अंदर ऐसी क्वालिटी, तो मुझे लगता है इस क्वालिटी ने भी आपको आज यहाँ तक बैठाया है। ये एक ऐसी क्वालिटी है कि इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ही आपके काम आती है, वरना क्योंकि इसको बेसिकली कहते हैं हर चीज को पर्सनल लेना। मेरे आसपास जो हो रहा है मुझे वो पर्सनल लेना है, तो ये चीज कभी कभी आपको बहुत हद तक डिस्ट्रॉय भी कर देती है क्योंकि कभी चीजें आपके लिए नहीं होती है। आपको हर चीज पे नहीं ट्राई करना चाहिए। तो मैंने बहुत अरसे में ये स्किल है, ये सीखना कि आपको क्या चीज पर्सनल लेनी है, क्या चीज नहीं लेनी। ये सीखने में मुझे बहुत वक्त लगा, तो शुरू में इसने मुझे बहुत वो भी किया, लेकिन ये उसके गुड पार्ट्स थे कि उसकी वजह से मुझे ये फायदा भी हुआ कि मैंने इन चीजों को भी पर्सनल लिया और फिर उस पर स्टैंड लिया। ठीक है वाली तो हम लोग इस चीज को भी थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये पर्सनल वाली स्किल को हम लोग किस तरह मतलब यूटिलाइज अच्छे वे में या बुरे वे में कर सकते हैं। क्योंकि मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आपने इस बारे में पढ़ा। इज इट सो, मतलब थोड़ा सा पढ़ा? हाँ, social media तो भी। फिर हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जितनी आपकी नॉलेज हो वो आप शेयर कर दीजिएगा, शायद हमारे काम आ जाए। इंशाल्लाह। अभी हम लोग यहीं पर ब्रेक लेते हैं, अजान अजान हो हो रही रही है तो फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग अजान के बाद वापस आते हैं और फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आगे की जर्नी कि ओ माय गॉड फातिमा टुक द स्टैंड फॉर हर राइट्स ब्रो।